नमस्कार, स्टडी IQ IAS में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें मैप इन न्यूज़ में हमने कहां लास्ट टाइम छोड़ा था आपको और आज के सी दिस वीक में क्या है खास। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर मेरा पता है, जहां आपको PDFs अवेलेबल होते हैं। तो आप चाहें तो मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। अमृत उपाध्याय 007 स्पेलिंग है AMRITUPADHYAY 007 और इंस्टा पर भी सेम पता है। आइए जल्दी से देखते हैं। आज सी दिस वीक में देखेंगे गिनी की खाड़ी के बारे में। गिनी की खाड़ी कहाँ पर है आपको पता है मोटे तौर पर कि अफ्रीका से लगा हुआ है। ये अफ्रीका की अगर बात करें तो ये पश्चिमी अफ्रीका से लगा हुआ है और ये अटलांटिक ओशन है, तो साउथ अटलांटिक ओशन से सटा हुआ पार्ट है। दूसरी बात, कहाँ से कहाँ तक फैलाव है इसका, तो यहाँ है लाइबेरिया, लाइबेरिया से लेकर और यहाँ गैबन तक फैला हुआ है ये। इंपॉर्टेंस क्या है गल्फ ऑफ गिनी की? गल्फ ऑफ गिनी की इंपॉर्टेंस ये है कि ऑलमोस्ट 35% जो वर्ल्ड का पेट्रोलियम रिजर्व है यहां इसकी संभावना है। ठीक है, पेट्रोलियम भंडार का, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही बहुत सारे खनिजों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें तांबा हो गया, हीरा हो गया, सोना हो गया। इस तरह के जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, महंगे खनिज हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो आइए देखते हैं आज गिनी की खाड़ी के बारे में, गल्फ ऑफ गिनी के बारे में। देखिए, गल्फ ऑफ गिनी की एक खासियत यह है कि यहां से दोनों रेखाएं पार होती हैं, एक तो प्राइम मेरिडियन और दूसरा इक्वेटर, विषुवत रेखा, और यहां पर है गल्फ ऑफ गिनी। ध्यान रखिए, ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन गल्फ ऑफ गिनी पर नहीं है बल्कि गल्फ ऑफ गिनी से सटा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये दोनों रेखाएं गल्फ ऑफ गिनी को पार करती हैं, तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए देखें आगे। देखिए, गल्फ ऑफ गिनी की अगर बात करें तो एक चीज हमें समझना होगा कि इसमें जल निकायों की अगर बात करें तो दो जल निकाय इंपॉर्टेंट हैं और एक है बाइट ऑफ बेनिन, हिंदी में लिखेंगे बाइट ऑफ बेनिन, और दूसरा है बाइट ऑफ बोनी, बोनी, या फिर इसी को लिखते हैं बियाफ्रा, बाइट ऑफ बियाफ्रा। तो कभी अगर आ जाए ये गिनी की खाड़ी से सटे हुए हैं, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहां 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं, वो आइलैंड कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखना है। एनाबॉन, ये साओ टोम और प्रिंसिप एक कंट्री हैं, दो अलग अलग आइलैंड है, साओ टोम और प्रिंसिप, लेकिन ये दोनों मिलाकर एक देश हैं। साओ टोम और प्रिंसिप एक देश हैं, मतलब एक देश का नाम है जिसमें दोनों आइलैंड आते हैं। एनाबॉन और बियाको, ठीक है, या फिर बियोको, ये बियोको है, ये दोनों ही किसके पार्ट हैं? इक्वेटोरियल गिनी के पार्ट हैं। तो इक्वेटोरियल गिनी का इस पर अधिकार है। 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड हो गए गल्फ ऑफ गिनी के। एनाबॉन सबसे नीचे, बियाको सबसे ऊपर, ये दोनों इक्वेटोरियल गिनी के पार्ट हैं। जबकि बीच में जो दिख रहा है साओ टोम एंड प्रिंसिप, ये दोनों अलग अलग आइलैंड होते हुए भी दोनों एक साथ एक कंट्री के रूप में हैं। ये बात आपको ध्यान पे रखनी है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कौन कौन से देश हैं जो गिनी की खाड़ी से लगे हुए हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि लाइबेरिया से लेकर और गैबन तक ये फैला हुआ है, गल्फ ऑफ गिनी का प्रसार है। तो एक तो लाइबेरिया है, दूसरा आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट, फिर GTB, यहां से यहां तक GTB। GTB में क्या है? घाना, बीच में टोगो और बेनिन। यह हमेशा ध्यान रखिए, GTB ही ध्यान रखिएगा, घाना बीच में है टोगो, और भी हमने एक एपिसोड में देखा था इसको। ठीक है, तो घाना, टोगो और बेनिन एक साथ GTB है। फिर नाइजीरिया, तो नॉर्थ में तो ये हो गए 6। कौन कौन से 6 हो गए? पहला लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, GTB और नाइजीरिया। ठीक, फिर ये हो गए नॉर्थ 6 कंट्रीज। 3 कंट्रीज दिखेंगे इसके पूर्व में। पूर्व में कौन कौन से हैं? कैमरून,
बीच में है इक्वेटोरियल गिनी जिसके वो 2 आइलैंड हैं, ठीक है, एनाबॉन और बियोको, और फिर गैबन। तो ये 3 कंट्री हो गए पूर्व में, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी और गैबन। तो ये 9 ही हुए, ठीक। और एक कंट्री अभी अभी मैंने आपको बताया कि 2 आइलैंड मिलाकर एक कंट्री है जिसका नाम है साओ टोम एंड प्रिंसिप। तो ये टोटल 10 कंट्रीज हैं जो गल्फ ऑफ गिनी से लगे हुए हैं। याद करने का तरीका यही है कि नॉर्थ का देख लीजिए कौन कौन सा है। एक तो मैंने बता दिया कि आपको ध्यान रखना है लाइबेरिया से लेकर और गैबन तक है। फिर लाइबेरिया से शुरू करेंगे तो बगल में ही आइवरी कोस्ट है, उसके बाद जीटीबी है, ठीक है, और उसके बाद फिर नाइजीरिया है। ये 6 कंट्रीज हैं जो नॉर्थ में है। ईस्ट में बात करेंगे जब, तो कौन कौन से कंट्री होंगे? बीच में है इक्वेटोरियल गिनी, नॉर्थ में है इसके कैमरून, और साउथ में आपको पता है गैबन है, और एक आइलैंड कंट्री साओ टोम एंड प्रिंसिप है। तो ये 10 कंट्रीज इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं कि नदियां कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। 2 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं गल्फ ऑफ गिनी में जो गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो है वोल्टा, ठीक है, और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण नदी नाइजर, ठीक। नाइजर नदी कहां से निकलती है? नाइजर नदी निकलती है, ये देखिए नाइजर का जो डेल्टा बना हुआ है, ये है नाइजर। गल्फ ऑफ गिनी में इसका डेल्टा बना हुआ है। इसकी खासियत यह है कि ये 2 डेल्टा बनाती है। अभी देखते हैं कि कौन कौन से 2 डेल्टा बनाती है। लेकिन उसके पहले नाइजर नदी जो कि गिनी से निकलती है, गिनी कहां है? यहां। गिनी से निकलते हुए आती है, बहुत लंबी दूरी तय करते हुए आती है, लेकिन इसकी एक सहायक नदी भी है बेन्यू, ठीक है, बेन्यू, जो कि बहुत ही चर्चित नदी है। कैमरून से ये निकलती है और उसके बाद फिर नाइजीरिया में आकर नाइजीरिया में ही मिलती है ये नाइजर नदी से। तो बेन्यू इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। निकलती कहां से है? ठीक अपोजिट साइड से। इधर से आ रही है नाइजर नदी और उस तरफ से आ रही है बेन्यू नदी। कैमरून से निकलती है और कैमरून से निकलकर ये आकर मिलती है नाइजर में। अदामावा पहाड़ी से निकलती है ये, ठीक है। ये हो गया नाइजर नदी के बारे में। थोड़ा इसको और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए यहां है गिनी, और गिनी से जब ये निकलती है तो फिर जाती है माली में। माली में आगे बढ़ती है, मसीना जगह है। गिनी में कहां से निकलती है? लोमा माउंटेन से निकलती है, लोमा पर्वत से। लोमा पर्वत से निकलने के बाद फिर ये नॉर्थवर्ड, या आप कहेंगे इसको उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ती है, और बढ़ते हुए जाती है माली में। माली में यहां एक डेल्टा बनाती है, इस जगह का नाम है मसीना। मसीना में ये इनर नाइजर डेल्टा बनाती है, अंतःस्थलीय डेल्टा बनाती है। ध्यान रखिए, ये इसकी खासियत है कि ये 2 डेल्टा बनाती है, एक मसीना में अंतःस्थलीय डेल्टा, और फिर गिनी की खाड़ी में जो डेल्टा बनाती है ये तो बनाती ही है यहां, ठीक है। फिर ये माली से आगे बढ़ती है और फिर साउथवर्ड इसका बहाव होता है, दक्षिण दिशा की तरफ बहती है। फिर ये इन करती है नाइजर में। नाइजर में इन करने के बाद यहां पर जब आप देखेंगे बेनिन है यहां, ठीक है। तो नाइजर में इन करने के बाद नाइजर और बेनिन के सीमा से होकर बहती है और फिर जाती है नाइजीरिया में, और फिर नाइजीरिया में फाइनली डेल्टा बनाकर गिर जाती है। कहां गिरती है? गल्फ ऑफ गिनी में, गिनी की खाड़ी में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। रूट आपको याद रहना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि ये अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। अफ्रीका की तीसरी, किसके किसके बाद? एक तो आपको पता है नील जो सबसे लंबी नदी है, फिर कॉन्गो या फिर जिसको बोलते हैं आप जायरे, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और तीसरी नदी कौन सी है? नाइजर, ठीक है। तो निकलती है लोमा माउंटेन से, गिनी से, और गिनी से निकलने के बाद माली में। माली में मसीना में ये अंतःस्थलीय डेल्टा बनाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर नाइजर में इन करती है, और नाइजर से
बेनिन और नाइजर के बीच में सीमा बनाते हुए नाइजीरिया में इन करती है और फिर ये डेल्टा बनाती है। दूसरी नदी कौन सी है? वोल्टा। वोल्टा नदी बुर्किना फासो के 3 नदियां बुर्किना फासो से निकलती हैं, बुर्किना फासो से, और तीनों जाकर घाना में मिलती हैं। ये तीनों नदियां कौन कौन से हैं? वोल्टा ही है, ब्लैक, रेड और व्हाइट। ठीक है, रेड सबसे छोटी है, ब्लैक और व्हाइट ध्यान रखना है। ब्लैक कहां से निकल रही है? बुर्किना फासो से। तीनों ही बुर्किना फासो से निकल रही हैं, तो अब ब्लैक यहां से निकली। ठीक, ब्लैक नदी यहां पर देखिएगा बुर्किना फासो, और ये जहां से बह रही है ये बाउंड्री है, किसके किसके बीच की बाउंड्री बना रही है ये। ठीक है, तो ये है इधर बुर्किना फासो और इधर है घाना। तो बुर्किना फासो और घाना के बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। ठीक, और घाना में एंटर करती है ये। घाना में ये जहां जाकर मिलती है, इस जगह का नाम है लेक वोल्टा। ये पूरा है लेक वोल्टा, लेक वोल्टा। ठीक, जबकि रेड वोल्टा ये भी बुर्किना फासो से निकल रही है, व्हाइट वोल्टा ये भी बुर्किना फासो से निकल रही है, और दोनों यहां घाना में जाकर मिलते हैं। कौन किस में मिलती है? व्हाइट वोल्टा में रेड वोल्टा जाकर मिलती है, और व्हाइट वोल्टा फाइनली ब्लैक वोल्टा से जाकर मिलती है कहां? लेक वोल्टा में। यह स्पष्ट हो गया। तीनों बुर्किना फासो से निकलती हैं, तीनों कहां मिल रही हैं आपस में? घाना में मिल रही हैं। बुर्किना फासो में कोई भी आपस में नहीं मिलती। रेड और व्हाइट ये बुर्किना फासो से निकलकर दोनों घाना के नॉर्थ में जाकर मिल जाते हैं, जबकि ब्लैक और व्हाइट वोल्टा जाकर मिलते हैं लेक वोल्टा में। ठीक, लेक वोल्टा अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लेक वोल्टा मानव निर्मित लेक है और सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है। ठीक है, सरफेस एरिया के हिसाब से मानव निर्मित लेक में, मैन मेड लेक में सबसे बड़ा है, इसलिए लेक वोल्टा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। एनाबॉन, साओ टोम, प्रिंसिप। साओ टोम और प्रिंसिप एक ही कंट्री हैं, 2 आइलैंड है अलग अलग। एनाबॉन और बियोको ये दोनों बिलोंग करते हैं किससे? इक्वेटोरियल गिनी से। ठीक है, इतनी ही इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए अब प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? गिनी के खाड़ी के जल में अपेक्षाकृत कम लवणता पाई जाती है क्योंकि इसमें कई बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और नहीं दो। बहुत आराम से इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी वाटर बॉडी की लवणता की बात करें तो वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए। तो पहली चीज तो जो होनी चाहिए कि भाई वाष्पीकरण की मात्रा कितनी है और वर्षा की मात्रा कितनी है। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि गल्फ ऑफ गिनी ऐसा एरिया है जो जहां से इक्वेटर भी होकर गुजर रही है और प्रधान मध्याह्न रेखा भी होकर गुजर रही है, अभी अभी बताया। लेकिन इक्वेटर होकर गुजर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इक्वेटर होकर गुजरने का मतलब यहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा है। यह आपने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और वाष्पीकरण की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। अपेक्षाकृत का मतलब क्या हुआ? सूर्य की सीधी किरणें जहां पड़ेंगी वहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और यहां क्या होगा? यहां ज्यादातर समय बादल ढके रहेंगे। ठीक है, अपेक्षाकृत कहने का मतलब कर्क रेखा की अपेक्षा या उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उनकी अपेक्षा अगर हम विषुवत रेखीय क्षेत्र में बात करें तो वहां वाष्पीकरण कम होगा, बादल ढके रहेंगे। वाष्पीकरण कम है और वर्षा की मात्रा ज्यादा है, तो लवणता ज्यादा होना चाहिए या कम होनी चाहिए? ऑब्वियसली कम होनी चाहिए। तो एक फैक्टर तो ये काम कर रहा है जिसकी वजह से लवणता कम है। दूसरा फैक्टर क्या है? नदियों का प्रवाह कितना है, बहाव कितना है। गल्फ ऑफ गिनी में हमने देखा अभी अभी कि 2 मेजर रिवर्स, एक तो वोल्टा नदी
ठीक है। दूसरा नाइजर नदी, दोनों गिर रही, ठीक। और हमने एक और चीज देखी कि एक और इसकी जो सहायक नदी है वो भी इसमें आकर मिल रही है, और ये सब कहां जाकर गिर रहे हैं? गल्फ ऑफ गिनी में। तो ऑब्वियसली नदियों का प्रवाह ज्यादा है। और एक और बात आप यहां पर देखिएगा, नदियों में जैसे नाइजर ये हो गया, ठीक है, बेन्यू आकर इससे मिल ही रही है, ये सारा पानी कहां गिर रहा है? गल्फ ऑफ गिनी में। वोल्टा, लेक वोल्टा से मिलने के बाद फिर ये जाकर कहां गिर रहा है? गल्फ ऑफ गिनी में। और यहां पर देखिए कॉन्गो रिवर, जो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इसका बहाव कहां हो रहा है? गल्फ ऑफ गिनी में नहीं हो रहा है, गल्फ ऑफ गिनी में गिर नहीं रही है, लेकिन गल्फ ऑफ गिनी के पास ही इसका भी माउथ है, ये भी समुद्र में मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर क्या करेंगे? इस पूरे रीजन में लवणता की मात्रा को कम कर देंगे, ठीक। तो दूसरा यहां ये फैक्टर हो गए। और ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही है कि पवन और समुद्री धाराएं ये भी इंपॉर्टेंट है। किसकी बात हो रही है? लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात हो रही है। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। चौथा, बर्फ का जमना और पिघलना, यहां हम इन दोनों की अभी बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों से ही आप बहुत आराम से साबित कर सकते हैं कि भाई लवणता की मात्रा कम हो रही है। क्यों? यहां दो ही फैक्टर दिए हुए हैं कि इसमें कई बड़ी नदियां आकर मिलती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ें। गिनी की खाड़ी में पाए जाने वाले एनोबोन, साओ टोम, प्रिंसिप और बियोको द्वीप निम्नलिखित में से किसका हिस्सा हैं? नाइजर और वोल्टा नदी डेल्टा समूह, कांगो नदी डेल्टा समूह, कैमरून ज्वालामुखी रेखा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमने अभी अभी देखा जो चित्र में कि ये एक रेखा में सारे द्वीप दिख रहे हैं, एनाबोन, साओ टोम, प्रिंसिप, बियोको, और ये रेखा आगे जो बढ़ रही है लेक चार्ड तक, ये दरअसल इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैमरून ज्वालामुखीय रेखा। कैमरून ज्वालामुखीय रेखा, ठीक है। तो ये सारे जो आइलैंड हैं, और ऑब्वियसली ये लेक चार्ड तक है, इसका मतलब क्या हुआ कि महासागर से लेकर, इस द्वीप से लेकर लेक चार्ड तक का मतलब क्या है कि महासागर से लेकर महाद्वीपीय क्रस्ट तक फैलाव है इस रेखा का। क्रस्ट तक कितने एरिया में फैलाव है? करीब करीब 1600 किलोमीटर लंबी रेखा है ये, यहां से लेकर वहां तक, कैमरून ज्वालामुखीय रेखा। और इसी रेखा पर ये सारे द्वीप बने हुए हैं। एक्चुअली क्या हैं? सारे ज्वालामुखीय संरचनाएं हैं, ठीक है। तो सही उत्तर इसका क्या हुआ? देखिए यहां पर ये एनाबोन है, और ये इस तरीके से ज्वालामुखीय रेखा कहां तक है? लेक चार्ड तक, ऐसे, ठीक। तो सही उत्तर इसका क्या हुआ? कैमरून ज्वालामुखीय रेखा, ऑप्शन सी। तो ये था आज का सी दिस वीक। अब आइए पिछली क्लास में हमने जिस सवाल पर आपको छोड़ा था उसको देखते हैं। म्यांमार से रिलेटेड सवाल था। सवाल क्या था? कभी कभी समाचारों में उल्लिखित रखाइन, काचिन, कयाह और मोन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोत्तम वर्णन है? म्यांमार के पूर्वी सीमा पर स्थित पर्वत हैं ये, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप हैं ये, म्यांमार के प्रांत हैं ये, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा सवाल था, म्यांमार के प्रांत हैं। और अक्सर आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हुए देखते होंगे
कि म्यांमार के रखाइन प्रांत, ठीक है, काचिन प्रांत, ये सब खबरों में क्यों रहते हैं? क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड इलाके हैं। आपको पता है वहाँ गृह युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है सेना और वहाँ के जो एक्टिविस्ट्स हैं उनके बीच में। तो ये सारे एरियाज जो हैं इसीलिए न्यूज़ में रहते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। नॉर्थ म्यांमार में देखेंगे तो काचिन प्रांत है, और ये जो विस्फोटक टाइप का दिख रहा है ये वो जगह हैं जहाँ डिस्टर्बेंस है, ठीक है। फिर इसी तरीके से शान, ये भी याद रखिए, ये भी एक प्रांत है, बड़ा प्रांत है, ठीक। चिन, ये भी एक प्रांत है। रखाइन तो बहुत ही फेमस है, आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ठीक, म्यांमार में, पश्चिमी म्यांमार में। फिर काइन, काया, ठीक है, मोन, ये सब प्रांत हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और अक्सर खबरों में आते रहते हैं। तो यही सवाल पूछा गया था आपसे, इसका सही उत्तर क्या है? ये सब म्यांमार के प्रांत हैं। आसान सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 28 फरवरी तक एक बहुत ही अच्छा मौका आपके पास है कि आप संपूर्ण बैच का अगर पार्ट बनना चाहते हैं तो ये जो 9,999 की एंट्री पॉइंट आपको दिख रही है, ये इस समय 8,499 हो चुका है। आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, और ये है सिल्वर के लिए। तो गोल्ड भी 17,500 के आसपास हो चुका है और प्लैटिनम हो चुका है 26,000 समथिंग में, जो कि ऐसे 29,999 का है। तो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से एक बहुत अच्छी टीम के साथ तैयारी करना चाहते हैं, करना क्या होगा? आपको करना ये होगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर जब क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पर जाएंगे जहां इस बैच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। इन तीनों को आराम से पढ़िए कि सिल्वर में क्या है, गोल्ड में क्या है और प्लैटिनम में क्या है। प्लैटिनम संपूर्ण बैच का वो बैच है जिसमें सब कुछ है, ठीक है। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, प्रीलिम्स के लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, आंसर राइटिंग है, इवैल्यूएशन है, 1-to-1 मेंटोरशिप है, ग्रुप मेंटोरशिप है, 1000+ घंटों की कक्षाएं हैं, निबंध की कक्षाएं हैं, सीसेट की कक्षाएं हैं, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स के वीडियो हैं, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। आपको कहीं कुछ और नहीं करना है। तो इन तीनों को समझिए अच्छे से, और लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे, वहां जब एडमिशन लेने जाएंगे तो आपके सामने लिखा होगा ऑफर्स अवेलेबल। ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करेंगे तो 2-3 ऑफर पहले से लिखा होगा, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि उसमें रेट ज़्यादा होता है। तो आपको किसी ना किसी अपने पसंदीदा फैकल्टी का कोड लगाना होगा। तो वहां आप चाहें तो अमृत लाइव लगा सकते हैं, AMRITLIV। जैसे ही आप लगाएंगे, प्लैटिनम सबसे ऊपर दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो 26,000 समथिंग का हो जाएगा। गोल्ड पर क्लिक करेंगे तो 17,000 समथिंग का हो जाएगा। सिल्वर पर क्लिक करेंगे तो 8,499 का हो जाएगा, और फिर आप एडमिशन ले सकते हैं बाय नाउ करके। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, चुपचाप आप मुझे AMRIT@studiiq.com, और इसमें गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग मेल करते हैं, गलत ईमेल आईडी लिख देते हैं, फिर पूछते हैं कि सर आपने जवाब नहीं दिया। जब जवाब तो तब देंगे ना जब मिलेगा, मेल आएगा। तो AMRIT@studiiq.com पर आप मुझे अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखकर जब भेजेंगे तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपकी सारी दुविधाओं का भी उत्तर देगी और आपको एडमिशन लेने में सहायता भी करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लीजिए। आइए फिलीपींस की बात करते हैं। देखिए, मध्य फिलीपींस में एक द्वीप है निग्रोस। निग्रोस द्वीप पर स्थित माउंट कैनलाओन में विस्फोट हो गया, ठीक। इसके बाद सरकार ने आसपास के शहरों गांवों में रहने वाले करीब करीब 90,000 लोगों को वहां से निकालने का कार्य किया, आदेश दिया कि भाई खाली कर दीजिए, खतरा था। लेकिन ध्यान रखिए, यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फिलीपींस के 24 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है कानलोन। सक्रिय ज्वालामुखी जहां आए, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलीपींस के बारे में अब थोड़ा सा जानना पड़ेगा। यहां पर फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया का एक कंट्री है, आपको पता है, यह है फिलीपींस, ठीक। दक्षिण पूर्व एशियन कंट्री है, लिख लीजिए यहां, दक्षिण पूर्व एशियन या दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। किसके किसके बीच में है?
हालांकि ये सब हमने पढ़ा है पहले भी, लेकिन फिर से पढ़िए। साउथ चाइना सी, जो कि हमेशा विवादों में रहता है, और इस विवाद का एक हिस्सा फिलीपींस और चाइना के बीच में भी तनाव को लेकर है। तो साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी, फिलीपीन सी, इसी के बीच में है फिलीपीन देश। ठीक है, अब ये जो पूरा फिलीपींस कंट्री है, ऑब्वियसली आप देखेंगे कि कहीं लैंड से तो सटा हुआ नहीं है, क्योंकि आइलैंड है। किस तरीके का आइलैंड है? 7000 से ज्यादा द्वीपों का एक समूह है ये। 7000 से ज्यादा द्वीपों का समूह है। और क्यों फेमस है? प्रवाल भित्तियां प्रचुर मात्रा में हैं यहां पर। ठीक है, ऑब्वियसली इससे लैंड से तो कोई बाउंड्री नहीं बन रही है। तो इसके आसपास के अगर देशों को देखना हो तो आसपास के देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए, उसके पहले वाटर बॉडी देख लीजिए, फिर देश अगले स्लाइड में देख लीजिए। यह है फिलीपींस। वाटर बॉडी की बात करें, एक साउथ चाइना सी, फिलीपींस सी, इन दोनों के बीच तो है ही। ठीक इसके नॉर्थ में आप देखेंगे तो यह है ताइवान, और ताइवान और फिलीपींस के बीच में एक स्ट्रेट आता है जिसको कहते हैं लुजोन स्ट्रेट। ठीक है, लुजोन स्ट्रेट। फिर यहां पर है सिलेबस सी, और ये है सुलू सी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण वाटर बॉडीज हैं जो इसके आसपास हैं। साउथ चाइना सी, लुजोन स्ट्रेट, फिलीपींस सी, सुलू सी और सिलेबस सी। अब देखते हैं कि इसके बारे में और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, फिलीपींस जो कंट्री है, द्वीपों का ही समूह है। आपको पता है 7000 से ज्यादा द्वीपों का समूह है। ये जिस रिंग ऑफ फायर पर है, इस रिंग ऑफ फायर को क्या बोलते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और यहां आपको बहुत सारे ट्रेंच दिखेंगे ऑब्वियसली। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जो फिलीपींस है, यहीं पर फिलीपींस ट्रेंच है, गर्त है, गर्त। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर ये आता है। दूसरी बात क्या है? जगहें देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज जो आसपास के हैं, क्योंकि लैंड से अगर शेयर नहीं करता बॉर्डर तो आसपास के देश देखना पड़ेगा। आसपास के देश में मैंने यहां बताया, ये है ताइवान। ये क्या है आपको पता है? चीन। चीन में यहां दो जगहें, हांगकांग और मकाऊ, हैं जिनको आपको याद रखना है। फिर इसके पश्चिम में देखिए, ये तो नॉर्थ और उत्तर पश्चिम की बात हो गई। पश्चिम में देखिएगा तो ये पूरा है वियतनाम। ये ठीक है, वियतनाम। अब दक्षिण में देखिए, दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यहां है ब्रुनेई, ये है मलेशिया का पार्ट, और ये सब नीचे, ये सब इंडोनेशिया है। ठीक है, तो ताइवान बीच में क्या है? लुजोन स्ट्रेट। आपको पता है लुजोन और फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, फिलीपींस को भी 3 पार्ट में बांटकर हम देखेंगे, उसका नॉर्थ पार्ट है वो लुजोन कहलाता है। ठीक है, लुजोन द्वीप समूह है। तो लुजोन और ताइवान के बीच क्या होगा? लुजोन स्ट्रेट होगा। फिर ताइवान यहां देख लिया हमने, यहां चाइना, हांगकांग, मकाऊ, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये सारे हैं जो
आपको ध्यान पर रखना है कि ये आसपास के देश हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। और जैसा मैंने बताया कि 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है, ये पूरा जो है, ये यहां तक, ये है लुजोन, जिसके नाम पर लुजोन स्ट्रेट भी है। ठीक, जो दक्षिणतम है, साउथ में बिल्कुल, वो है मिंडनाओ, मिंडनाओ, और बीच में है विसाया, या कई जगह विसायास भी लिखा हुआ देखेंगे आप, लेकिन विसाया बोलते हैं इसको। तो लुजोन, विसाया और मिंडनाओ 3 हिस्से में बटा हुआ है। नॉर्थ वाला जो है लुजोन है, इसी में राजधानी मनीला है, लुजोन वाले में। ठीक है, ये मनीला है। और अभी जो ज्वालामुखी की बात हमने की, वो है विसाया में। ठीक, फिर है मिंडनाओ। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। सी मैंने आपको बता दिया, साउथ चाइना सी, फिलीपींस सी, सुलू सी, और यहां सेलेबस सी। ठीक है, लुजोन स्ट्रेट लुजोन के ठीक ऊपर। अब अगर बात करें कि इसका सबसे पीक जो है, ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र, चोटी कहां पर है, तो वो है पूरे का मिंडनाओ में। मिंडनाओ में माउंट अपो, माउंट अपो, जो करीब करीब 2954 मीटर है, सबसे ऊंचा है। ठीक, और लुजोन में इसकी सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी जो है, ये है कॉर्डिलेरा, फिलीपींस का। ठीक है, यहां पर है माउंट प्यूलॉग, जो 2922 मीटर है। याद नहीं रखिएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कॉर्डिलेरा है, ये इसको याद रखिएगा, उत्तर में लुजोन में। ठीक, यही इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको फिलीपींस के बारे में जाननी थी। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई निम्नलिखित में से देशों के किस एक समूह के सभी देश आसियान के मेंबर हैं? और दे दिया गया है थाईलैंड, भूटान और वियतनाम, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस, फिलीपींस, ब्रुनेई और ताइवान, ताइवान, बांग्लादेश और मलेशिया। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम मैप पर देखेंगे। और ऐसा क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2020 में, और 19 में भी ऐसा ही सवाल पूछा गया था। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के मेंबर हैं? और पूछा गया था अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। तो इस ट्रेंड का सवाल क्योंकि पूछा जाता है, इसलिए हमने ये सवाल बनाया है कि निम्नलिखित देशों के किस एक समूह के सभी देश आसियान के मेंबर हैं, आपको पता करना है। तो आसियान के 10 मेंबर्स हैं, आपको पता है। और कौन कौन से वो 10 मेंबर्स हैं? म्यांमार, ये म्यांमार है, फिर लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, 4 तो ये हो गया, फिलीपींस खुद 5। फिर मैंने फिलीपींस के आसपास के जब देश बताए हैं तो वो सब आपको ध्यान पर रहेगा ही, ये सब वही आसपास वाले देश हैं। यहां पर है मलेशिया, ये सब मलेशिया है, सिंगापुर, ठीक, इंडोनेशिया, ये वाला, ये सब इंडोनेशिया है, ठीक है, कंबोडिया और ब्रुनेई। मुझे लगा एक कहां चला गया, तो 10वां है ब्रुनेई, छोटा सा है यहां पर, जैसे सिंगापुर यहां पर है, ठीक है। तो 10 एक बार फिर से देख लीजिए, कौन कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम 4, कंबोडिया 5, ठीक है। फिर आ जाइए, मलेशिया 6, ये सब मलेशिया है,
इंडोनेशिया, ये सब ब्लू में जो दिख रहा है सब इंडोनेशिया है। 7। सिंगापुर, यहां पर छोटा सा कंट्री, 8। ब्रुनेई 9 और फिलीपींस 10। यही 10 कंट्री हैं जो आसियान के मेंबर हैं। आइए ऑप्शन पर देखते हैं। ऑप्शन को बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें भूटान है, खत्म हो गया, ठीक है। वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये सही जवाब है बिल्कुल। फिलीपींस, ब्रुनेई और ताइवान, ताइवान आ गया तो खत्म हो गया, ताइवान आ गया तो खत्म हो गया। बांग्लादेश भी है, तो क्या इसका सही उत्तर होगा? वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए, ये G20 वाले देश कौन कौन से हैं, ये 2020 में पूछा गया था, और जब भी ऐसे चर्चा में कोई ऑर्गेनाइजेशन रहे तो उससे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसका सही जवाब है अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। G20 अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है, इंडिया में जब G20 हुआ था तो खूब हल्ला हुआ था, और उससे रिलेटेड आपको जो जानकारी अभी भी याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है कि G20 में अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ, जब इंडिया में हुआ था, इसकी बैठक हुई थी, तो अफ्रीकी संघ इसका मेंबर बना था। तो देशों के अलावा 2 संघ इसमें हैं, यूरोपियन यूनियन, और 2023 में बन गया अफ्रीकी संघ भी, इसलिए ये याद रखना है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? G20 का ये जो पूरा रीजन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि करीब करीब वर्ल्ड की आबादी का 2/3 कवर करता है। G20 के देश मिलकर कवर करते हैं, और ऑब्वियसली 2 जो यूनियन है वो मिलाकर कवर करते हैं, ठीक है। वैश्विक व्यापार की अगर बात करेंगे, 75% व्यापार को ये कवर करते हैं सारे कंट्री मिलकर। वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, 85% कवर करते हैं ये, 85%। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ये G20 अपने आप में है, ठीक। चलिए, बीते दिनों मोजाम्बिक में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा भड़की, जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए। राष्ट्रपति के पद पर 49 साल से काबिज हैं फ्रेलिमो पार्टी के डैनियल चैपो। ये सब याद नहीं रखना है। 71% इनको वोट मिला और इन्हें विजेता घोषित कर दिया गया, और इसीलिए हिंसा भड़क गई थी। लेकिन हमें क्या देखना है? मोजाम्बिक के बारे में, क्योंकि मोजाम्बिक न्यूज़ में रहा। तो चलिए, मोजाम्बिक अफ्रीका में ही आज रहते हैं, और मोजाम्बिक को देखते हैं। दक्षिणी भाग जो है अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका नहीं है, दक्षिण अफ्रीका एक कंट्री भी है, ध्यान रखिए। दक्षिण अफ्रीका की बात नहीं हुई है, दक्षिणी अफ्रीका की बात हो रही है। यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो दक्षिणी हिस्सा है, उसमें एक कंट्री है, पूर्वी तट की ओर है, मोजाम्बिक। ये है मोजाम्बिक, ठीक है। कौन कौन से कंट्री इससे लगे हुए हैं? नॉर्थ में है तंजानिया, ये छोटी सी एक कंट्री है मलावी, ठीक। फिर मलावी के बाद ये जो बड़ी सी कंट्री है दिख रही है, ये है 3 नंबर, जाम्बिया, ठीक है। जाम्बिया के बाद देखेंगे जिम्बाब्वे। ध्यान रखिए, बोत्सवाना नहीं है, बोत्सवाना यहीं तक है, तो मोजाम्बिक से बोत्सवाना नहीं लगता। फिर साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली, और एक कंट्री है जिसका नाम है एस्वातिनी। 2018 में इसका नाम बदल गया, पहले इसे कहते थे स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो तंजानिया 1, मलावी 2, जाम्बिया 3, जिम्बाब्वे 4, साउथ अफ्रीका 5, और एस्वातिनी या फिर जिसको हम पहले स्वाजीलैंड कहते थे 6 कंट्रीज लगे हुए हैं मोजाम्बिक के साथ। ऑब्वियसली ये तट से सटा हुआ है, तो तट से हिंद महासागर की तरफ सटा हुआ है, ठीक है। जब हिंद महासागर की तरफ सटा हुआ है तो एक इंपॉर्टेंट यहां चैनल आ जाता है, उस चैनल का नाम है मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल। किसके किसके बीच? मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच, ठीक है।
तो ये है मोजाम्बिक की पूरी बात। अब यहां दो आपको देखेंगे, एक तो कोमोरोस देश है और एक मायोट है जो कि फ्रांस का द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा इसको कि ये फ्रांस का द्वीप है। यही तो है मोजाम्बिक चैनल। यहां मेडागास्कर है, ये सामने मोजाम्बिक चैनल और कोमोरोस और मायोट फ्रांस का है, ये ध्यान रखिएगा। कभी पूछ दे, कभी चर्चा में आए तब पूछ दे, ऐसे नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नदियां कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें दो नदियां इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो यहां देखिए लिम्पोपो नदी, जिसके बारे में जिक्र आया था, जो साउथ अफ्रीका से निकलती है। और इसकी खासियत क्या मैंने बताई थी कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है और जाकर गिरती है मोजाम्बिक से होकर गिरती है हिंद महासागर में। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल में। इस नदी का नाम है लिम्पोपो। याद है ना, मैंने आपसे पूछा था जब बात हो रही थी कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है और मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है। तो उस दिन मैंने आपसे पूछा था कि बताइएगा मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो ये वही नदी है लिम्पोपो। इसकी खासियत यही है कि ये 2 बार मकर रेखा को काटती है। निकलती कहाँ से है? साउथ अफ्रीका से निकलती है। साउथ अफ्रीका से निकलने के बाद ये जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच में बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है, प्राकृतिक सीमा निर्धारित करते हुए आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद एंटर करती है मोजाम्बिक में और जाकर गिरती है हिंद महासागर में। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है जाम्बेजी। जाम्बेजी तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। उसका रीजन क्या है? हमने अभी अभी देखा अफ्रीका की 3 नदियों को तो हमने कवर कर लिया है क्रम से। एक सबसे लंबी नील, फिर कॉन्गो या फिर जायरे, ठीक है। तीसरी नदी हमने देखा नाइजर, और चौथी नदी यही है जाम्बेजी। ठीक है, बात समझ में आ गई? जाम्बेजी नदी के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं देख लेते हैं। जाम्बेजी नदी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए यहां पर। ठीक है, ये निकल कहां से रही है? जाम्बिया से। कंफ्यूज नहीं होना है, ये डीआरसी से नहीं निकल रही है। कहां से निकल रही है? जाम्बिया से। लेकिन जाम्बिया से निकलने के बाद ये इन करती है यहां अंगोला में, और दोबारा फिर जाम्बिया में इन करती है। बात समझ में आई? जाम्बेजी नदी निकलती कहां से है? जाम्बिया से। इन करती है अंगोला में, अंगोला से फिर जाकर जाम्बिया में इन करती है, और फिर ये आगे जब बढ़ती है तो यहां ये देखिए नामीबिया, ये नामीबिया का बॉर्डर है। ऐसे नामीबिया कुछ इस तरीके से, ये खंजर जैसा जो निकला हुआ है ना, मतलब नामीबिया यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि नामीबिया का पार्ट यहां तक है। तो नामीबिया और जाम्बिया के बीच बॉर्डर बनाती है। फिर जाम्बिया और ये बोत्सवाना, इसके बॉर्डर से होकर निकलती है, और फिर जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर बनाती हुई आगे बढ़ती है। ये सब जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर ही है ये। ठीक से समझिए, निकली है जाम्बिया से, गई अंगोला, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, दोबारा जाम्बिया घुस गई, अंदर गई। यहां देखिए अब बॉर्डर कैसे बना रही है। ये है बोत्सवाना का, नामीबिया का वो हिस्सा खंजर की तरह। यहां पर जाम्बिया और नामीबिया के बीच बॉर्डर बनाया। फिर ये बोत्सवाना का कॉर्नर टच कर रहा है, तो जाम्बिया और बोत्सवाना के बॉर्डर से निकली। फिर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर से होते हुए लंबी दूरी तक इस बॉर्डर पर रहती है, और यहां से जाकर इन करती है मोजाम्बिक में, और फिर फाइनली जाकर गिरती है मोजाम्बिक चैनल में। बात समझ में आ गई? अब भाई इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहां जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर एक
बांध बना हुआ है और एक लेक है जिसको कहते हैं लेक करीबा, करीबा झील, करीबा झील। ये भी मानव निर्मित झील है। और जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था ना लेक वोल्टा के बारे में कि लेक वोल्टा सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, वैसे ही लेक करीबा आयतन के हिसाब से, आयतन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट फॉल भी है इसी जगह पर, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में, बॉर्डर वाले एरिया में, इसी नदी के प्रवाह में, जिसको कहते हैं विक्टोरिया फॉल। ये विक्टोरिया फॉल दुनिया के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है, प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है, ठीक है। तो लेक विक्टोरिया फॉल और लेक करीबा दोनों जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है, ये बात आपको ध्यान पे रखनी है। और जब ये मोजाम्बिक में इनकर जाती है तो फिर यहां पर लेक कबोरा बासा है, याद रहे तो अच्छा है, काबोरा बासा या फिर कबोरा बासा। अफ्रीका के जो महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं हैं, वो लेक कबोरा बासा, लेक करीबा है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी जानकारी हो गई आपके एग्जाम के लिहाज से। अब यहां एक और लेक देख लीजिए, इस नदी के अलावा की बात हो रही है। इस नदी के अलावा अगर बात करें तो एक लेक है जिसको कहते हैं लेक मलावी, और मलावी, यह है मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। इसी लेक मलावी को पहले क्या कहते थे, लेक न्यासा। और ये लेक न्यासा या फिर मलावी ग्रेट रिफ्ट वैली का सदर्न पार्ट है, दक्षिणतम पार्ट है। तो ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है, ठीक है। कंट्रीज आपने देख लिया, मलावी खुद, मोजाम्बिक और तंजानिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको जाननी चाहिए थी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैलेंडर लेक के नाम से प्रसिद्ध है। अब एक नया टर्म होगा आपके लिए, कैलेंडर लेक किसको कहते हैं। तुर्काना, मलावी, अल्बर्ट झील या फिर विक्टोरिया झील। ग्रेट रिफ्ट वैली में झीलों को अच्छे से याद रखना है, मैंने पिछली भी क्लास में आपको बताया था। लेक अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, तंजानिका, ठीक है, मलावी, ये सब इंपॉर्टेंट लेक हैं जो आपको पता होना चाहिए। और ये जो लेक मलावी है इसको कैलेंडर लेक भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं कैलेंडर लेक, इसलिए कहते हैं कि ये नॉर्थ से साउथ तक ऑलमोस्ट 365 माइल्स का है, जो रिप्रेजेंट करता है साल के 365 दिनों को। कई जगह 350 भी लिखा होगा, लेकिन उससे चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अब कहते हैं तो कहते हैं, भले 15 इधर उधर हो जाए। तो 365 माइल्स इसका लेंथ है, जिसकी वजह से ये रिप्रेजेंट क्या करता है, साल के 365 दिन को, डेज को। और 52 माइल्स का इसका विड्थ है, जो रिप्रेजेंट करता है साल के 52 वीक्स को। और इसलिए इसको क्या कहते हैं, कैलेंडर लेक, कैलेंडर लेक। तो यही सवाल पूछा गया था आपसे कि भाई कौन सा लेक है जिसको कैलेंडर लेक बोलते हैं, मलावी को कैलेंडर लेक बोलते हैं। और आज का वो सवाल जिसका जवाब आपको हर हाल में देना है। आप लोग उत्तर देने में बहुत उत्सुक दिखाई देते नहीं हैं, लेकिन दिया कीजिए। विश्व के महासागरीय जलधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। क्यूरोशियो उत्तरी प्रशांत महासागर ठंडी जलधारा है। अगुलहास उत्तरी अटलांटिक महासागर गर्म जलधारा। मोजाम्बिक हिंद महासागर गर्म जलधारा। बेंगुएला दक्षिण अटलांटिक महासागर ठंडी जलधारा। कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर सभी चार। इसी प्रश्न का जवाब देना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि यही सब सवाल आपसे पूछा जाएगा
आपके एग्जामिनेशन हॉल में। पीटी करीब है, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा गैप मत कीजिए, और जैसे जैसे पॉलिटी की क्लासेस, ये क्लासेस हो रही हैं, उनको कवर करते चलिए, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।